औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम लोग अपने I2B के कोर्स में पहुंच चुके हैं आखिरी 2 चैप्टर्स के ऊपर, यानी कि चैप्टर 10 एंड चैप्टर 9। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 10 जो कि बात करता है ऑन बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। जी, सबसे पहले पावर इंडस्ट्री। अब इस चैप्टर के अंदर अब आई क्या भी अज्यूम करके चलता है कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत ही शुरू से है। मतलब उसकी प्राइम अजम्पशन ये है कि बच्चे को पावर सेक्टर का पता है, बच्चे को फार्मा का पता है, बच्चे को ऑयल एंड गैस का पता है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं जिनको शायद आपने कभी नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग के अंदर इस्तेमाल ना किया हो। तो इस चैप्टर को लेके आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना है। आपने इसकी रीडिंग बहुत दफ़ा करनी है क्योंकि समझ आपको आ जाएगी, मगर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पर्पस, यहाँ से जो भी सवाल बनता है वो नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बन रहा होता है, किताब की लाइनों को वो पूछ रहा होता है। तो इसके अंदर अब आपने चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड अच्छे पैटर्न पे करना है। मैंने ये किया है कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार किताब में वो मैंने साइडलाइन कर दी हैं, ताकि अगर आपको बहुत ही कम टाइम में तैयार करना हो तो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। तो पावर, टेक्सटाइल, उसके बाद हम लोगों ने करना है फार्मा, और फार्मा के बाद हम लोगों ने बात करनी है ऑयल एंड गैस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी टॉक अबाउट पावर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम सबको ये पता है कि इनके दरमियान एक डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है, यानी कि एक मुल्क आपका उस वक्त डेवलप करेगा जब उसमें बिजली होगी। यानी कि जब बिजली की सप्लाई है, जब बिजली आती है तो फैक्ट्रियां काम करती हैं, जब फैक्ट्रियां काम करती हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उनका वे ऑफ लिविंग अच्छा होता है। फर्म्स और हाउस होल्ड्स आपने देखा होगा इकनॉमिक्स के अंदर, ये इसी तरह से तो काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ऐसे। तो इनके दरमियान एक डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि अगर बिजली है तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा, और अगर बिजली नहीं आती है तो तरक्की करना पॉसिबल एज सच नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि सर अगर पावर शॉर्टेज है, इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट योर जीडीपी। आपकी जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी क्या होती है? C+I+G+X-M। और क्यों गिरेगी? क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी को लूज कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, एक वापडा है और एक के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन कराची। के स्टैंड्स फॉर कराची। तो के इलेक्ट्रिक जो है ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ पे? कराची के अंदर। और उसके अलावा वापडा है फॉर द रेस्ट इंक्लूडिंग वाटर एंड हाइड्रो पावर सोर्सेस। अब यहाँ से एमसीक्यू निकाल सकता है कि बताइए कराची के लिए क्या है और वापडा कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है, और वापडा के अंदर वाटर रिसोर्स है और हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है। KESC को प्राइवेटाइज किया गया 2005 में, और उसके बाद ये बन गई के इलेक्ट्रिक। यानी कि इसका जो पुराना नाम था जब ये गवर्नमेंट ओन थी वो था 2005 में KESC, और उसके बाद जब इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया इट बिकेम के इलेक्ट्रिक। वापडा अनबंडल्ड हुई, यानी कि टूट गई इनटू डिफरेंट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक जेनको जनरेशन कंपनी, NDTS नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, एंड डिस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जो पावर विंग है, द पावर विंग फंक्शन रीडिफाइंड एज हाइडल पावर जनरेशन एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर हाउसेस। वापडा का जो फोकस है, वापडा's फोकस शिफ्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड हाइड्रो पावर रिसोर्स ऑपरेटिंग एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। तो करंटली जो वापडा का मैंडेट है उनका फोकस ज्यादातर कहाँ पे है? इन डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। तो वो पानी से बिजली जनरेट करने के ख्वाहिशमंद है, और आज का जो उनका मेन मैंडेट है वो इस चीज़ को लेकर चल रहा है।
Privately owned utility serving Karachi and adjacent areas. Vertically integrated, involved in generation, transmission and distribution. जो आपका के इलेक्ट्रिक है ना, अब कराची के अंदर हम लोगों ने कहा कि के इलेक्ट्रिक काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है बेसिकली, वो कराची में और उसके मुल्हक्का जो एरियाज हैं, जो उसके साथ अटैच्ड एडजेसेंट एरियाज हैं, वहाँ पे प्राइवेटली ये सारे काम कर रहा है, वर्टिकली इंटीग्रेट कर रहा है। अब वो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी साथ साथ एंटर हो रहा है। पावर सेक्टर स्ट्रक्चर इन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तो हो गया कराची। अब कराची के अलावा बाकी पाकिस्तान में क्या है, सेगमेंटेड इनटू जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वही तीन चीजें हैं, जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज डोमिनेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि टी फैक्टर और डी फैक्टर, ये कर रही है आपकी मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। एंड प्राइवेट सेक्टर जो आईपीबीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन जनरेशन एंड अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो आईपीपीज हैं, जो प्राइवेटाइज्ड कंपनीज हैं, वो बना के दे रही हैं, बना के देती हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको ट्रांसमिट करती है और ट्रांसमिट करने के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवा रही है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। वैल्यू चेन। A value chain is a set of activities that an organization operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product for the market. Value chain यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि आप ऐड करते हैं जिससे आपके कंज्यूमर को फायदा पहुंचता है, उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है, इसे कहते हैं वैल्यू चेन। यानी कि हर स्टेप के ऊपर वैल्यूज ऐड होती चली जाती हैं। हर स्टेप के ऊपर नई से नई जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं, इट इज कॉल्ड वैल्यू चेन। वी आर एडिंग वैल्यू एट एवरी इंडिविजुअल स्टेप। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, वापडा हो, ये आपकी बिजली हो, पानी हो, गैस हो, कुछ भी हो, जब ये इसमें ऐड करती हैं तो मार्केट के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने बायर्स के लिए ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती हैं जिसको वो खरीदता है अपने पैसे खर्च के, जो कि कभी कभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी एक फीचर बन जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन refers to an arrangement in which the supply chain of a company is integrated and owned by that company. Supply chain यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है जो कि जनरेशन में है, जो पावर बनाती है। अब इसने वर्टिकली इंटीग्रेट होना है, इसने वर्टिकल इंटीग्रेशन से गुजरना है। तो अब वो जनरेशन के साथ साथ जो अगले स्टेप्स हैं, ट्रांसमिशन भी करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी। एक कॉमन मिसाल, एक टीचर PRC 5 पढ़ाता है, अब वो आगे कैफ 4 भी पढ़ा रहा है, कैफ 8 भी पढ़ा रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। यानी कि आपका सफर एक पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा है, अब आप हर स्टेज के ऊपर अपने रिसोर्सेज को क्लब करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं मिलजुल के काम करना, जोड़ के काम करना। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, जब आप मटेरियल इनपुट्स जो कि आपको चाहिए होते हैं फॉर प्रोडक्शन, यानी कि अपस्ट्रीम इज बेसिकली रॉ मटेरियल्स, आप उसको आसानी से कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स, यानी कि वो इनपुट्स जो कि आपको रिक्वायर हैं प्रोडक्शन के लिए। और डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम इज योर फाइनल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस हो चुका है और अब आप उसको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। एंड अपस्ट्रीम क्या है, रॉ मटेरियल्स जो कि आप कंपनी में इंजेक्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, जो कंपनी आपको परफॉर्म करके दे रही है, बना के दे रही है। कैपिटल इंटेंसिव, एक ऐसा इदारा जो कि पैसे खाता है, एक ऐसा इदारा जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, वो कम कैपिटल से काम ही नहीं कर सकता। जिस तरह ऑयल का सेक्टर, ये बिजली का सेक्टर, पानी का सेक्टर, इनको चलाने के लिए आपको अन्यवाह पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा ही मीठा होता जाएगा। इट इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव।
रेफर्स टू द डिग्री ऑफ द कंपनी, जो कि आपने पैसा लाजमी इन्वेस्ट करना ही करना है, चाहे फिजिकल फॉर्म में करें चाहे किसी भी फॉर्म में करें, चाहे पैसा दें, कोई एसेट दें, फाइनेंशियल कुछ भी करें, बट आपको कंपनी में कैश फ्लो देना है, कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर पैसा फेंकना ही फेंकना है, तब जाके आप उसको कहेंगे दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग कमर्शियल गुड्स। बनाने से लेके बेचने तक का जो सफ़र है, इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। बनाना, बनाने के बाद उसको बेचना, इंक्लूडिंग एवरी स्टेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर, हर वो स्टेप जो कि आप लेकर आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को इनपुट करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, कंपेयर करना, उसकी प्राइस निकालना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, मार्केट करना, ये क्या है? दिस इज बेसिकली योर सप्लाई चेन। अब जरा बात करते हैं वैल्यू चेन ऑफ अ पावर सेक्टर। वैल्यू चेन ऑफ अ पावर सेक्टर, सबसे पहले क्या है? जनरेशन। हमने कहा था 3 वर्ड्स हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं जनरेशन कौन करेगा? एक पावर प्लांट। बिजली कौन बनाएगा? एक पावर प्लांट लगेगा, उसके अंदर बिजली प्रोड्यूस होगी, बिजली जनरेट होगी उसके अंदर। अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, यानी कि ये बेसिकली क्या है? एक इनपुट का पार्ट है पूरी वैल्यू चेन में, जहां से कहानी ने शुरू होना ना, इट इज कॉल्ड पावर प्लांट। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूल रिसोर्सेज। अब फ्यूल कौन कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं? कुछ थर्मल हैं लाइक नेचुरल गैस, कोल, ऑयल। कुछ रीन्यूएबल हैं जिनको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं लाइक हाइड्रो और सोलर, विंड। ये है जनरेशन पार्ट, यानी कि पावर प्लांट का पार्ट जो कि आपके लिए बिजली बना रहा है। देन ट्रांसमिशन बन गई है, अब इसने निकलना है और टरबाइन से निकल के कहां जाना है? ग्रिड्स में जाना है। फ्रॉम टरबाइंस अंडरगोज अ वोल्टेज इंक्रीज थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी आपने शायद फिजिक्स में कभी पढ़ा हो, जब आप छोटे बच्चे थे, 9th-10th में पढ़ा होगा या 1st-2nd ईयर में लाजमी आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो बिजली बन गई है फ्रॉम टरबाइंस एंड इट गोज अंडर अ वोल्टेज इंक्रीज। अब उसकी वोल्टेज बढ़ा दी गई है थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, और हाई वोल्टेज जो बिजली है वो कहाँ पहुंच गई है? ग्रिड स्टेशन पहुंच गई है, और वहां पे भी ट्रांसफार्मर्स लगे हैं ताकि इसकी सेफ्टी को बरकरार रखा जाए। अब जनरेट भी हो गई है, ट्रांसमिट भी हो गई है, कहां पर आ गई है? ग्रिड्स तक आ गई है। अब ग्रिड स्टेशन से कहां पे जाएगी? एंड यूजर तक जानी है। वो कैसे जाएगी? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजली लिविंग द ग्रिड स्टेशन पासेस थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पावर लाइंस। नेबरहुड डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफार्मर, जो आपके मोहल्ले में लगा होता है ट्रांसफार्मर, बेसिकली ये स्टेप डाउन होता है। ये क्या करता है? उसकी वोल्टेज को कम करता है ताकि एकदम से हाई वोल्टेज बिजली घरों में ना आए। तो नॉर्मली 220 240 के इर्द गिर्द ये वोल्टेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। आइडियल सिनेरियो क्या है कि एनर्जी को जनरेट किया जाए इन इक्वल एनर्जी बिल, जितना कंजम्पशन है उतना ही बिल जनरेट किया जाए, मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बिजली चोरी होती है, मीटर पीछे कराया होता है, कुंडे डाले होते हैं, शॉर्टफॉल होते हैं, बिल नहीं पे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। आप ट्रांसमिट भी सही से नहीं कर रहे हैं, पहुंचा भी सही से नहीं रहे हैं, और जो बिल बनता है आप वो बिल चार्ज भी सही से नहीं कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो सारिफ तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सर, व्हाट आर द सेलिएंट फैक्टर्स या सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस सेक्टर? सबसे पहले आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। इट इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रक्चर। प्राइसिंग इन द पावर इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रेगुलेटर्स। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगा, मोनोपोलिस्टिक होगा, क्या होगा जरा सोचें। गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही है कि ये कैपिटलिज्म है या ये सोशलिज्म है? ये सोशलिज्म है, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होके पैसा सारिफ को बताती है कि भाई ये रेट है, ये रेट आपने आगे मार्केट को नहीं दिया हुआ, यानी कि मार्केट की जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस हैं वो इसको डिटरमिन नहीं कर रही हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट जो कि उसको चलाती है। तो यहाँ पे बेसिकली मोनोपोली देखी जाती है, मोनोपोली ऑफ
गवर्नमेंट, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बेसिकली ये क्या है, एक नीड है ना, एक सोशल नीड है। बिजली के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो अब अगर हम ये प्राइवेटाइज कर दें तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को सबका ख्याल रखना है, सबको साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है इन द पावर इंडस्ट्री, इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। फिर ये सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं इनटू वेरियस सेगमेंट्स टू प्रमोट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंपनी। डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिफरेंट लेवल के ऊपर जाके सब्सिडियां दी जाती हैं ताकि उनका प्राइस कम से कम किया जा सके, उनको फेवर दी जाए। जिस तरह कॉटेज इंडस्ट्री, उनको फेवर दी जाती है कम बिजली के ऊपर ताकि उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। फिक्स्ड रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको नॉर्मली फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटीज देता है टू आईपीबीज के भाई आप लोग ये काम शाम करें, हम आपकी पेमेंट करेंगे। आईपीबीज कौन है, जिन्होंने पावर जनरेट करनी है, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आता ही है, गारंटी देती है कि भाई आप लोग करें, अगर कोई मसला होगा तो वी विल इंश्योर द पेमेंट ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट प्लेज अ प्रीडोमिनेंट रोल स्पेशली इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में काम बेसिकली किसका है, गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन मेनली इन द जनरेशन सेगमेंट, जो प्राइवेट वाला है वो बना रहा है और गवर्नमेंट वाला ट्रांसमिट भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। नेपरा इज द हाईली रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इंश्योर करती है कि क्या तमाम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या कस्टमर इंटरेस्ट को देखा जा रहा है और क्या वाकई में एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या प्राइसिंग सही से हो रही है, क्या लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं। तो नेपरा ने ये रोल प्ले करना होता है। पावर इंडस्ट्री के अंदर जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन होगा, अकाउंट्स होंगे, टैक्सेशन होगा, बिजनेस पार्टनरिंग होगी, अकाउंट्स पेबल होगा, रिसीवेबल होगा, बजट्स बनते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है। तो फाइनेंस का वही सब कुछ है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोक्योरमेंट में, परचेजिंग में, लॉजिस्टिक्स के अंदर इन्वेंट्री फोकस है, टाइमली अवेलेबिलिटी है, आप फ्यूल प्लांट इक्विपमेंट वगैरह को देखते हैं, स्केड्यूल बना रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को मैनेज करना है। फिर इनको रेगुलेटरी और लीगल फंक्शंस के साथ देखना होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ और टाइमली जो सब्सिडीज़ हैं उनको क्लियर करवा रहे होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर दे आर टू डिटरमिन कि क्या इनके प्रोडक्ट्स हजार्डस तो नहीं है, यानी कि लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, एकदम से बिजली का वोल्टेज बढ़ तो नहीं गया, कोई मसला आ गया है तो क्या इनकी टीम फौरन से रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। दे हैव टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ HSE, एम्बेडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इन रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज़। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग है, सुपरविजन है और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग साथ साथ लगे रहते हैं। HR के अंदर HR को अपॉइंट करना है, कहाँ तक करना है, कौन आएगा, कैसे आएगा, राइट टैलेंट कौन सा है, ये किसने चेक करना होता है, HR डिपार्टमेंट ने। दे मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉर द लेबर्स, यहाँ पे लेबर्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, मजदूर तबका बहुत चाहिए होता है यहाँ पे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, अब अपने HR को बढ़ाएं सिखाएं लिखाएं। अंडरस्टैंड एम्प्लॉय नीड्स एंड कंपनी एक्सपेक्टेशंस। IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा आपको डेवलप करना पड़ेगा, इंश्योर इट्स इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें आपको फाइनेंस के साथ जोड़नी पड़ेंगी। बिलिंग फंक्शन के लिए कंज्यूमर सेगमेंट्स अलग होते हैं, कस्टमर अकाउंट्स बने होते हैं, मिनिमाइज करने हैं लॉसेस को, टाइमली रिकवरीज करना इनका काम है और एड्रेस करने हैं इन्होंने कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर। फिर मार्केटिंग लिमिटेड करते हैं, क्यों, इनका स्ट्रक्चर क्या है, मोनोपोली वाला, एक मोनोपोलिस्टिक सा स्ट्रक्चर है, तो मार्केटिंग कोई खास नहीं होती है। फोकस करते हैं मीडिया के ऊपर, PR के ऊपर, ताकि इनकी इमेज मार्केट के अंदर अपलिफ्ट हो सके। What are the key challenges? Availability and efficient operations of machine, reliable and safe operations, power supply uninterrupted करें, टाइमली बिल को कलेक्ट करें, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करें टू कस्टमर कंप्लेंट्स, पावर थेफ्ट को रोकें, लाइन लॉसेस को रोकें और एड्रेस करें सर्कुलर डेट को। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि ये हमेशा से फेस करते हैं और इनके ऊपर काबू पा लेना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर सेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टेक्सटाइल के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।